brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। जर्मनी के ड्रेडसन में एक शख्स रहता था। इसका नाम था कार्ल टेंजलर। कार्ल को दो सपने आते थे। पहला सपना उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की का आता था जिसके काले घने लंबे बाल थे और वो बहुत सुंदर थी। दूसरा सपना उसी की एक पूर्वज महिला का आता था, उसकी एक रिश्तेदार का। ये महिला उसे सपने में बताती थी कि जिस लड़की को वो सपने में देखता है वही उसका असली प्यार है। और कार्ल शादीशुदा थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वो सपना देखते हैं, सपने में एक लड़की आती है और वही लड़की उनका असली प्यार है, ना कि वो महिला जिससे उन्होंने शादी की है। उनके दो बच्चे भी थे। धीरे धीरे वक्त बीता और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध के बाद 1926 में कार्ल अमेरिका शिफ्ट हो गए। अमेरिका के फ्लोरिडा में वो रहने लगे और वहीं पर उन्होंने काम करना एक हॉस्पिटल में शुरू किया। मरीन हॉस्पिटल इसका नाम था और यहाँ पर वो एक्सरे टेक्नीशियन के तौर पर काम करते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, सब नॉर्मल था, लेकिन वो सपना उन्हें अब भी आता था। वो बेहद खूबसूरत, सुंदर, लंबे बालों वाली, घने बालों वाली वो लड़की हमेशा उनके सपनों में आती थी और वही उनका असली प्यार थी। वो भी इस बात को मान चुके थे। इस हॉस्पिटल में 1930 में, यानी जब वो शिफ्ट हुए उसके 4 साल बाद, लगातार वो यही काम करते रहे। 1930 में एक लड़की टीबी के इलाज के लिए आई। हालांकि उस समय टीबी का कोई इलाज होता नहीं था, पर वो आई थी यहाँ पर अपने इलाज के लिए। उसका नाम था मारिया एलेना हेलेन और वहाँ पर टेक्नीशियन के तौर पर कार्ल काम कर रहे थे। कार्ल ने जैसे ही मारिया को देखा, वो देखकर हैरान हो गए क्योंकि ये लड़की हूबहू उसी लड़की की तरह दिखती थी जो कार्ल के सपने में आती थी। और वो शॉक्ड हो गए कि ये कैसे हो सकता है। और फिर उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनको उनका प्यार मिल गया। उन्होंने इलाज जो है वो शुरू किया और धीरे धीरे जब वक्त बीतता गया तो कार्ल ने मारिया को इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो हूबहू उस लड़की से मिलती है जिसको वो अपने सपने में देखते हैं और वो ऐसा सालों से देखते आ रहे हैं। और इस बात को उन्होंने बताया। धीरे धीरे उसका इलाज चलता रहा, वक्त बीतता रहा। कुछ समय बाद उसकी हालत और ख़राब होती गई क्योंकि उस समय पर टीबी का कोई भी इलाज नहीं था। डॉक्टरों ने एक वक्त के बाद कहा कि अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं और मारिया को घर में ही आराम करना चाहिए क्योंकि उनके पास कम वक्त बचा हुआ है, इसका कोई इलाज नहीं है और वो अब अस्पताल ना आए। ये बात सुनकर कार्ल को बहुत दुख पहुंचा। लेकिन जब वो लड़की अपने घर में रहने लगी तो कार्ल उनके घर पहुंचे। उनके माता पिता को कहा कि उनका सारा देखभाल का खर्च, उनके सारे इलाज का खर्च वो करेंगे और वो खुद घर पर आकर उनका इलाज करेंगे। और मारिया के माता पिता जो हैं वो इस बात से सहमत हो गए। धीरे धीरे वो उसके घर आते गए, नज़दीकियाँ बढ़ती गई और वो उसका बहुत अच्छे से देखभाल करते रहे। और एक वक्त आया जब मारिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। धीरे धीरे 1931 अक्टूबर का वो दिन था, 25 तारीख थी, जब एलेना की मौत हो गई, मारिया की मौत हो गई। और उसके बाद कार्ल ने उनके घर वालों को बताया कि एलेना के अंतिम संस्कार का सारा खर्च वो उठाएंगे, उसकी कब्र वो बनवाएंगे। एलेना जो है वो क्रिश्चियन थी, कब्र उसकी बननी थी, दफनाना था वहाँ पर। और इस बात पर घर वाले भी सहमत हो गए क्योंकि उन्हें लगता था कि ये काफ़ी करीब है मारिया के और ऐसे में वो शायद ये अंतिम संस्कार वाली जो क्रिया है वो वही करना चाहेंगे। इसीलिए घर वालों ने भी उन्हें इसकी इजाज़त दे दी। एलेना के माता पिता जो है इस बात के लिए मान गए। अब जब दफनाने का वक्त आया तो कार्ल ने मारिया के लिए एक बड़ी सी कब्र बनवाई। यहाँ से जो है वो कहानी अलग होनी शुरू होती है। इस कब्र में बिजली लगाई गई, इंटरकॉम लगाया गया और इस कब्र की सिर्फ एक ही चाबी बनवाई गई जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्ल के पास रहती थी। और कार्ल ने एलेना के माता पिता को ये कहा था कि वो जब भी इस कब्र के पास आएँ तो बाहर से ही इस कब्र को देखकर दर्शन करके यहाँ से वापस चले जाएं, इस कब्र को देखकर वहाँ से चले जाएं। लेकिन जो कार्ल था वो कब्र के बाहर घंटों घंटों बैठे रहता था। और ये बात जब मारिया के माता पिता इस चीज़ को देखते थे तो उन्हें लगता था कि शायद अटैचमेंट ज़्यादा है, इसीलिए वो इस हद तक पागल है। लेकिन कुछ वक्त बाद कार्ल भी जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें भी नॉर्मल हो जाएगी। ये वक्त के साथ जो है वो ऐसा हो जाएगा। 2 साल तक ये ऐसा ही चलता रहा।
घंटों घंटों उस कब्र के बाहर कार्ल जो है वो बैठा करते थे मारिया को याद करते हुए। लेकिन फिर से जब मारिया को दफनाया गया उसके 2 साल बाद कार्ल को फिर से एक सपना आया और सपने में वही पूर्वज महिला फिर से आई और इस महिला ने इस बार कार्ल को ये कहा कि आप मारिया को अपने पास ले जाओ, वो आपका असली प्यार है, उसे अपने पास रखो। और इस बात पर कार्ल ने गौर किया। कार्ल ने कब्र से मारिया की लाश को निकाला। वो लाश बहुत सड़ गल चुकी थी, उससे बहुत बदबू आ रही थी, लेकिन वो उस लाश को अपने घर पर लेकर गया। अब लाश को वापस से वो ठीक करने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश में उसने लाश की जो आंखें हैं वो कंचे की आंखें जो है वो लगा दी उसमें। पीओपी जो है वो बॉडी पर लगाने लगा उसको वापस से शेप देने के लिए। इसके अलावा बहुत सारा परफ्यूम जो है वो उस बॉडी पर वो छिड़कता था ताकि इसमें से बदबू ना आए। और ऐसे करते करते उसने एक पूरी गुड़िया का शेप उसको दे दिया था। उसके बॉडी को धीरे धीरे वो रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। पीओपी लगाकर, नकली आंखें लगाकर, परफ्यूम लगाकर, नए नए कपड़े पहनाकर वो अक्सर शॉपिंग करने जाया करता था और उसके लिए ड्रेसेस लाता था, अलग अलग परफ्यूम्स लाता था और घंटों उसके साथ बैठता था, बातें करता था, उसे डांस करके दिखाता था और एक अच्छा पल जो है वो उस लाश के साथ गुजारा करता था। ऐसा करते करते 7 साल बीत चुके थे। एक बार मारिया की बहन को लगा कि शुरुआती दौर में तो कार्ल हमेशा उसकी कब्र के पास रहता था, उससे बातें करता था, घंटों बैठे रहता था, इस हद तक पागल था कि वहाँ से जाता ही नहीं था। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसने उसकी कब्र पर आना बिल्कुल बंद कर दिया। वो कभी भी नहीं आता, एक दफ़े भी वहाँ पर नज़र नहीं आता। तो उसको शक हुआ और इसके बाद जो मारिया की बहन थी वो कार्ल से मिलने के लिए उनके घर पहुँची। जब वो घर पहुँची और बाहर से उन्होंने ये नज़ारा देखा, ये जब उसके रूम में देखा तो वहाँ पर एक बिस्तर पर लाश पड़ी थी और वो एक गुड़िया की तरह, एक मोम की गुड़िया की तरह लाश थी, क्योंकि मोम से भी उसकी बॉडी को जो है वो वापस से शेप देने की कोशिश की गई थी। उसने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस जब वहाँ पहुँची तो पुलिस ने देखा कि बिस्तर पर लाश पड़ी है, लाश के साथ वो हंस रहा है, खेल रहा है, गा रहा है, डांस कर रहा है। पुलिस जब वहाँ पहुँची तो ये एक तरीके का क्राइम था, बॉडी निकालना, लाश को बेसिकली चुराना। लेकिन उस वक्त पर इसको लेकर कोई भी ऐसे नियम कानून नहीं थे, कोई इस अपराध के लिए सज़ा जो है वो नहीं थी, कोई ऐसा प्रावधान नहीं था, तो उसको क्या सज़ा दी जाए। लेकिन पुलिस ने और घर वालों ने मिलकर ये तय किया कि अब यहाँ से मारिया की बॉडी को किसी ऐसी जगह पर दफनाया जाए, किसी ऐसी सीक्रेट जगह पर दफनाया जाए जिसके बारे में कार्ल को कोई भी जानकारी ना हो। और ऐसे में उसको एक बहुत ही शहर से दूर किसी ऐसी जगह पर दफना दिया गया और इसके कुछ साल बाद कार्ल की भी मौत हो गई। लेकिन किस तरीके से मौत के 7 साल बाद तक एक लाश को अपने साथ रखना, कमरे में उसे मोम से दोबारा बनाना, उसकी नकली आंखें लगाना, उसके ऊपर परफ्यूम लगाना, नए कपड़े पहनाना और उस लाश के साथ 7 साल तक रहना कैसे संभव हो पाया। तो कार्ल को इसकी कोई सज़ा नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता और 3 जुलाई 1952 को कार्ल की भी मौत हो गई। तो ये कहानी बहुत ही हैरान करने वाली थी कि कैसे कोई लाश के साथ रह सकता है। इस हद तक पागलपन है कि लाश को वापस कब्र से बाहर भी निकाले और वापस से उसको रिक्रिएट करने की, उसको वापस शेप में लाने की कोशिश भी करे। ये कहानी जर्मनी की थी और वापस में ये बाद में ये शख्स जो है वो अमेरिका में शिफ्ट हो गया था।